हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। देखिए दोस्तों, लेकर आ गए हूँ राजस्थान CHO 2020 का पेपर, जो आपसे वादा किया जो पूरा कर रहा हूँ। देखिए आज कम्प्लीटली सॉल्यूशन करेंगे राजस्थान CHO 2020 का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अपन स्टार्टिंग से करते हैं। पिछली बार टाइम कितना दिया गया था? 90 मिनट्स का टाइम दिया गया था और 100 क्वेश्चन करने थे। कितने? 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का टाइम दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए पिछली बार नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? जी हाँ, ये देखिए पिछली बार पेपर 400 नंबर का था। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव मार्किंग कितनी दी। सही आंसर के 4 अंक थे, नेगेटिव के -1 अंक था। और ठीक है, अगर एक से अधिक जवाब दिए हैं तो भी -1 ही होगा। ठीक है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग मान लीजिए आप। 1/4 थी। अब की बार क्या पैटर्न रहने वाला है वो तो कुछ दिन में पता चल ही जाएगा, लेकिन अपन इसके अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी ठीक है पैटर्न। ठीक है, बस पिछली बार पेपर कम्प्लीटली हिंदी में आ गया था, इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशानी हुई थी। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं बिना किसी देरी के। अपन थोड़ा फास्टली डिस्कस करेंगे ताकि आगे अपन क्लासेज के लिए टाइम बचा सकें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? WHO फाउंडेशन, याद रख लेना है। WHO फाउंडेशन यानी WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में ही स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो अपने को साथ में एक एक क्वेश्चन और याद करते चलना है ताकि आने वाले भविष्य में काम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? उस टाइम वर्तमान राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, और अब कौन है? अब मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये अपडेट हो गया अभी। ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, MTP एक्ट 1971, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार आ जाता है। 1971 में लागू किया गया और 1972 में अप्लाइड हुआ था। ये ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? तो भारत से उन्मूलन किसका किया गया? पोलियो का किया गया। यह उन्मूलन 2012 में ही कर दिया गया था, लेकिन फिर भी एक टाइप का कुछ वायरस जो अन्य देशों से आ जाता है, उसके लिए पोलियो हर वर्ष पिलाया जाता है। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अभी चल ही रहा है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन डे का आह्वान किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। ये जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षय हो रही है, उसके लिए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हैं, CO2 वगैरह जो हैं, उनको, सल्फर है, CO2 है, उनको जिम्मेदार ठहराया गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है? ठीक है, देखिए हेपेटाइटिस A फैलता है, कोलेरा भी फैलता है, टाइफाइड भी फैलता है, लेकिन जो खसरा है यानी कि मीजल्स है, मीजल्स नहीं फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन मीजल्स। नेक्स्ट देखिए,
दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? तो देखिए आप सभी को पता होगा डिहाइड्रेशन मेन कॉज है, डिहाइड्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण की बात करें तो इसमें न्यूमोनिया दिया गया है आंसर की में, तो इसमें न्यूमोनिया माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल टाइम NCT नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है? तो वो 3 सेकेंड से कम ही होता है। क्या? बिलो 3 सेकेंड। ठीक है, याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो आप 6 महीने के बच्चे को डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, बच्चा स्वयं बैठ सकता है, 6 महीने का बच्चा स्वयं बैठ सकता है, और तो इन सेंटेंस में से कुछ भी नहीं कर सकता, वो बैठ सकता है बस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है। आपने पढ़ा होगा, एक चीज़ आ जाती है लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली बर्थ वेट। ये तो 2.5 से कम पे होता है, ये 1.5 से कम पे होता है, और ये 1 kg से कम हो जाए तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट हो जाए। तो ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है। जब कंगारू मदर केयर KMC प्रदान की जाती है, वह कम से कम कितने समय तक प्रदान की जाएगी? तो वह कम से कम 1 घंटा तक तो प्रदान की ही जानी चाहिए। ठीक है, कि टेम्परेचर रेगुलेशन हो सकी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेबर रूम का टेम्परेचर पूछा गया है। लेबर रूम का टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें 26 से 28 का रेंज ऑप्शन दिया गया है, तो ये इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में पाया जाता है? तो IgA मानव दूध में उपस्थित होता है। BCG वैक्सीन का इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है? इंट्राडर्मल। ये आप सबको पता होगा, इंट्राडर्मल 15 डिग्री, ये 10 से 15 डिग्री पे। ठीक है। लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, ये क्वेश्चन भी अब की बार पूछा जा सकता है, लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। नेक्स्ट, कोप्लिक स्पॉट की बीमारी में देखने को मिलता है। कोप्लिक स्पॉट जो अपने चिक्स हैं उनके अंदर कुछ वाइट धब्बे हो जाते हैं, उनको कहते हैं कोप्लिक स्पॉट, और ये मीजल्स, किसमें? मीजल्स खसरा में दिखाई देते हैं कोप्लिक स्पॉट। ठीक है। समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS के लाभार्थी देखिए 6 वर्ष से छोटे बच्चे और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ये दोनों ही इसमें लाभार्थी होंगे। ठीक है, ICDS में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? ये दूध आप सबको पता है, कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत है, विटामिन D का सबसे बढ़िया स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? देखिए, प्रोटीन, फैट और विटामिन तो हैं, लेकिन देखिए प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन विटामिन क्या है? विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो विटामिन क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, और सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो एक ट्रिक आप सबको पता होगी, ADEK और BC। ठीक है, तो ये तो फैट सोल्यूबल हैं, फैट सोल्यूबल हैं, और ये वाटर सोल्यूबल हैं। आप वाटर सोल्यूबल BC याद रख लीजिए, फैट सोल्यूबल अपने आप ही ADK याद रह जाएगा। तो इसमें देखिए ADE तो है, लेकिन C है, तो ये वाटर सोल्यूबल कौन सा होगा? विटामिन C। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन E की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? देखिए, सनफ्लावर ऑयल से। किससे? सनफ्लावर ऑयल से विटामिन E की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। क्या? गम्स ब्लीडिंग होती है स्कर्वी में। क्या? गम्स ब्लीडिंग, ये विटामिन C की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन E, विटामिन A की कमी से, यानी कि बेरी की कमी से, और रिकेट्स विटामिन D की कमी से, छोटे बच्चों में होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स। ठीक है। बच्चों को पूरक आहार, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए? तो 6 महीने की एज पर। क्या? 6 महीने की एज पर ये शुरू कर देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने को याद रखना है ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 ईयर्स अपने को देनी है, 2 ईयर्स। ठीक है, साथ में कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? तो टिश्यू रिपेयर अपने को पता है प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टिश्यू रिपेयर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? देखिए, तेज बुखार आएगा डेंगू में, आंखों में दर्द होगा पेरिऑर्बिटल, जोड़ों में दर्द होगा, तो ये तो सभी डेंगू के लक्षण हैं। लेकिन हल्का बुखार ये तो नॉर्मली भी हो सकता है, तो ये डेंगू का लक्षण नहीं है। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। जो आप ये चेक करते हो इसके अंदर राउंड फिगर में होता है। अगर ये दोनों कलर सेम हो जाते हैं तो वैक्सीन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और अगर सेम नहीं होता उसको यूज स्टेज होती है। ठीक है, तो ये वैक्सीन वाइल मॉनिटर है। नेक्स्ट देखिए, 9 माह पर विटामिन ए की कितनी डोज होती है? तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट डोज होती है 9 माह पे, और 16 से 18, मैं आपको बता दूं, 16 से 18 माह पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, और उसके बाद में प्रति 6 महीने में 1-1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पिलाई जाती है। टोटल 9 डोज होती है। टोटल कितनी? 9 डोज होती है टोटल, टिल 5 ईयर तक। इस हिसाब से टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट बच्चे को पिलाई जाती है। 9 डोज होती हैं विटामिन ए की। ठीक है, लेकिन 9 माह पर तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। देखिए, किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ काम में लिया जाता है? तो कौन सा लिया जाता है? सोडियम हाइपोक्लोराइट, सीधा सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये ऑप्शन सही हैं, और अगर सही हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठ रहा है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रहना चाहिए? तो कम से कम 4 सप्ताह, जी हाँ, 28 दिन का अंतराल रखा जाना चाहिए, 28 डेज का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती हैं? तो 3 वैक्सीन दी जाती हैं। देखिए, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। ठीक है। प्रायोरिटी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी अपन सबसे पहले दे देंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी 24 घंटे के अंदर देनी होती है, और बीसीजी अपन 1 साल तक लगा सकते हैं, जबकि ओपीवी अपन 15 दिन तक पिला सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो एट बर्थ पे ये तीनों डोज दी जाती हैं। नेक्स्ट है कि कोविड-19 बीमारी का कारक वायरस, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, SARS-CoV-2। ठीक है, नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, ये याद रख लेना। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। इन्फेंट की बात करें तो 306 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? तो वो होता है मोनोटॉक्स टेस्ट, मोनोटॉक्स। और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट, जो कफ टेस्ट अपन कराते हैं, बलगम टेस्ट, वो इसका स्पुटम टेस्ट, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है क्या? स्पुटम टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर। क्या? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में। ठीक है। और अगर आउटर एरिया की बात की जाए तो स्किन उसका ऑप्शन हो जाएगा। टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है? टेस्टिस द्वारा देखिए टेस्टोस्टेरोन बनाया जाता है। ठीक है। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। क्या? ग्लाइकोजन के रूप में। किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसमें प्राइमरी केस माना गया है। आप बताइए, इसमें इंडेक्स केस होना चाहिए, प्राइमरी केस? ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है थोड़ा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो राजस्थान की शिशु मृत्यु दर 37 पर 1000 पिछली जनगणना के अनुसार रही। ठीक है। BMW से क्या तात्पर्य है? बायोमेडिकल वेस्ट। क्या? बायोमेडिकल वेस्ट। ओके। रक्तचाप, बीपी मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? तो मीडियल, यानी कि अंदर की ओर रहते हैं नलियाँ। ठीक है, मीडियल। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो वर्तमान में प्रजनन दर की बात करें तो 2.2
टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की जा रही है यहाँ पे, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है। 2.2 है। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? देखिए टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में मुख्यालय है। कहाँ पे है ये? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जेनेवा में, ठीक है। टेड्रोस इसके चेयरमैन है वर्तमान में। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर 0.5 ml जल के शुद्धिकरण में इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? तो देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लें तो 20 से 30 हज़ार की आबादी पर स्थापित किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में 20,000 और नॉर्मल में 30,000। तो इसमें 30,000 ऑप्शन है, तो 30,000 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में MMR की बात की गई है। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है क्योंकि 170 के आसपास थी, इसमें ऑप्शन कोई मैच हो नहीं रहा है बेसिकली, तो ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया था। देश की पिछली जनगणना की बात करें 2011 में हुई थी अपनी। विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो वो लगभग 17% थी। जैसे 7 अरब विश्व की जनसंख्या है और 121 करोड़ के निकाले हिसाब से तो वो लगभग 17% के आसपास आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, FRC की मात्रा पूछी है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की, क्या FRC तो कितनी होनी चाहिए? 0.5 mg पर लीटर, 0.5 mg पर लीटर। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये 1952 में आई थी भारत में। कब आई थी? 1952 में आई थी, ओके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की बात की जा रही है, क्या NRHM की बात की जा रही है? NRHM आया था 2005 में, अप्रैल 2005, ठीक है। आशा सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? तो 1000 पॉपुलेशन पे 1 आशा होती है, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन पे 1 आशा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया है? देखिए हिंदी में क्वेश्चन है, तो ये नारू रोग का उन्मूलन कर दिया गया है। अपन हिंदी और इंग्लिश आगे इनको दोनों लैंग्वेज में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में काफ़ी रोग हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो अपन दोनों लैंग्वेज में इनको डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितने अवधि में करवा लेना चाहिए? देखिए 21 दिन ऑप्शन था इसमें, बर्थ और डेथ दोनों ही 21 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। मीजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सबक्यूटेनियस, क्या सबक्यूटेनियस लगाई जाती है? मीजल्स हो या फिर MMR हो, दोनों ही सबक्यूटेनियस लगाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो ये लगभग 18.9 से 24.9 तक या 25 तक होता है नॉर्मली। उसके बाद में ओबीज में आता है और इससे पहले अंडरवेट में आता है, ठीक है। तो इसमें 20 से 25 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ अपन क्या देते हैं? सबको पता है, जिंक सल्फेट की टेबलेट दी जाती है 10 mg की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोस्टपार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है? तो इसमें मिफेप्रिस्टिन काम में नहीं ली जाती है क्योंकि फर्दर ब्लीडिंग के चांसेस करवाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन और मिसाप्रेस्टोल ये तो कंट्रोल करने के लिए काम में दी जाती हैं, ठीक है। प्रसव की संभावित तिथि, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये आपको याद होगा, एक नेगेले फॉर्मूला था, नेगेले ने फॉर्मूला दिया था। पता लगाने के लिए पिछली माहवारी से कितने दिन जोड़ने चाहिए? देखिए 9 माह प्लस 7 दिन, क्या LMP प्लस 9 प्लस 7, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, इससे ही आप कोई भी EDD निकाल पाओगे। गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन 18 से 20 माना गया है। क्या थोड़ी सी रेस्पिरेशन डिप्रेशन हो जाती है
प्रेग्नेंट वुमन में। ठीक है, तो 18 से 20 प्रति मिनट इसमें माना गया है। फिटोस्कोप से फिटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितने अवधि बाद सुनी जा सकती है? तो फिटोस्कोप से अपन 20 सप्ताह में सुन सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? 20 सप्ताह में। ओके, नेक्स्ट बात करें, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर महिला को एनीमिक कहा जाता है? तो देखिए, अगर 11 ग्राम से कम एचबी है तो महिला को एनीमिक कहा जाएगा। क्या? 11 ग्राम से कम एनीमिक कहा जाएगा। अगर 9 से कम है, 9 या अगर 7 से कम है तो महिला को डेंजर साइन में कहा जाएगा, डेंजर कंडीशन में कहा जाएगा। आईयूसीडी का क्या तात्पर्य है? आईयूसीडी होती है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, क्या? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है आईयूसीडी। एलएनजी का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया, कितने वर्ष तक ये? तो ये 10 साल तक अपने को प्रोवाइड कराती है क्या? सेफ्टी। नेक्स्ट, सामान्यतः फेटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो देखिए, 120 से 160 फेटल हार्ट रेट होती है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि इन्फेंट में टैकीकार्डिया, क्या इन्फेंट टैकीकार्डिया कब होता है? ऑप्शन आएगा अबव 160। क्या? अबव 160। अगर ये ऑप्शन में ना हो, अगर 180 ऑप्शन में हो तो पहले ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। देख ले, एएनसी में अपने को कौन कौन सी जांच करनी है। देखिए, एक तो अपने को हीमोग्लोबिन चेक करना है, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन, ये तीनों जांच अपने को कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टीटी का पहला टीका लगाया गया था। अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है। अब टीटी के बारे में क्या निर्णय लेंगे? अपन टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे उसको। ठीक है, टीका लगाएंगे। हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? N/10 HCl इस्तेमाल किया जाता है हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए। ठीक है, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? तो देखिए, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस तीनों खतरनाक संक्रमण हैं। इनके लिए कम से कम HIV महिला को जांचना ही चाहिए। पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है? 4 घंटों का अंतराल होता है अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? तो देखिए, वैसे तो हाफ ओवर होता है इसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया नहीं है। तो 1 घंटे के भीतर जितना भी कम टाइम अपने को हो उसमें ही अपने को स्तनपान शुरू करवा देना है, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? तो 500 ml। जी हाँ, अगर 500 ml जाता है तो पोस्टमार्टम हेमरेज हो रही। ठीक है, नेक्स्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट टूल के अनुसार प्लेसेंटा को कहाँ डिस्कार्ड किया जाता है? देखिए, प्लेसेंटा का डिस्कार्ड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो येलो बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। कहाँ पे? येलो बैग में। येलो बैग में जो एनाटॉमिकल वेस्ट हैं वो येलो बैग में डिस्कार्ड किए जाते हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट हैं वो रेड कलर में, जो नॉर्मल वेस्ट है वो ब्लैक में, और जो कांच से रिलेटेड जो भी नुकीले वगैरह जो भी इंजेक्शन वाइल वगैरह हैं वो ब्लू में। ठीक है, तो ये येलो में डिस्कार्ड किया जाएगा। इंडिया में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है? हेमरेज है, पोस्टमार्टम हेमरेज है। ये कई बार अपन पढ़ चुके हैं। अनप्रोटेक्टेड कोइटिस के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है? तो ये 72 घंटे के अंदर लेनी पड़ेगी अपने को, 3 दिन के अंदर। ठीक है, पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? ठीक है, तो 24 घंटे से 7 दिन। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर अपने को कर देना है। 24 घंटे के अंदर अंदर अपने को कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? तो कम से कम 90 दिन तक, यानी कि 3 माह तक 90 दिन। ठीक है, ताकि चांसेस बिल्कुल ना रहें। लेवोनोर्जेस्ट्रोल एलएनजी आईयूसीडी पूछा गया था, तो ये 10 वर्ष इसका ऑप्शन सही माना गया है। ठीक है, नेट एन नॉर्थेड्रोन एंथेटेट गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? तो देखिए, ये 2 माह के लिए बचाता है, 60 दिन के लिए।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है डीएमपीए। डीएमपीए बताता है 3 मंथ के लिए। ये दोनों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होंगी, वो इंजेक्शन होंगी, ठीक है। इमरजेंसी ना बोल के इनको बोलेंगे रेगुलर इंजेक्शन, डीएमपी और नेटेन। तो नेटेन तो 2 मंथ और डीएमपी 3 मंथ। आईयूसीटी का सबसे अधिक पाया जाने वाला साइड इफेक्ट क्या है? सबसे अधिक साइड इफेक्ट होता है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर ब्लीडिंग ऑप्शन में होता तो ब्लीडिंग हो जाता है इसका, ब्लीडिंग ऑप्शन में नहीं है तो फिर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। एचआईवी संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? एचआईवी संक्रमण के लिए देखिए वेस्टर्न ब्लॉट और एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे दोनों का टेस्ट किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वैसे कन्फर्मेटरी है CD4 CD8 का रेशियो। ये अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे क्लासेज में, अभी तो आप पेपर डिस्कशन कर लीजिए। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? तो देखिए आपको पता होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, किशोरावस्था में। विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है रोड एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA बोलते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन था, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। किशोर बालक बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज क्या है? 400 mg ODHS ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, 400 mg। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क द्वारा नहीं फैलते, ठीक है, संपर्क द्वारा नहीं फैलते हैं, ठीक है। किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन गलत होने की वजह से क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। इसका राइट ऑप्शन होता 120/80, जो फर्स्ट ऑप्शन में राइट हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ये होना चाहिए था। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो 3P आपने पढ़ा होगा, 3P साइन क्या? पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया, ठीक है। तो ये तीनों साइन ही डायबिटीज मेलाइटिस में होते हैं। सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? तो 6 से कम होती है, 6 से ज़्यादा है तो फिर वो डायबिटीज़ का शिकार है, ठीक है। किसी वयस्क में RBS की कितनी मात्रा से डायबिटीज मेलाइटिस का संदेह होना चाहिए? तो देखिए 140 दे रखा है, इसमें अलग अलग सोर्सेज हैं, वैसे नॉर्मली 120 भी माना जाता है, 130 भी माना जाता है, और इसमें 140 दिया गया है। तो अगर एक करेक्ट ऑप्शन पूछे तो ये 70 से 120 आता है, इसके बियॉन्ड अगर अपन जाते हैं तो फिर वो डायबिटीज मेलाइटिस में काउंट होता है, ठीक है। हाँ 120 मान लो, 26 मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं। ये फास्टिंग का है, पोस्ट प्राइंडियल का 180 है। डायबिटीज मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें सही ऑप्शन दिया गया नहीं है, ठीक है। यह हाइपरग्लाइसीमिया में कॉम्प्लिकेशन जनरली होता ही है अगर डायबिटीज मेलाइटिस है तो। मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार से फैलता है, ये आपको बताना है। देखिए एक तो लिम्फेटिक सिस्टम से, रक्त के माध्यम से, ये दोनों तरीके से ये फैलता है कैंसर, ठीक है। निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक की। देखिए लेट मेनोपॉज यस बढ़ाता है, वेट भी बढ़ाता है, और शारीरिक व्यायाम न करना भी बढ़ाता है, लेकिन ये जो कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध है ये स्तन कैंसर का कारण नहीं बनता है। ये HIV का कारण जरूर बन सकता है, एड्स का कारण जरूर बन सकता है, लेकिन ये स्तन कैंसर का कारण नहीं बनता है, ठीक है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन आया, सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद, क्या? प्रथम दिन के 1 सप्ताह बाद, ठीक है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। किस गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? तो बहुत ही तगड़ी चीज़ हो सकती है, लो बर्थ वेट वे भी हो सकता है, LBW हो सकता है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, प्रीमेच्योर लेबर भी हो सकता है।
इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? तो देखिए टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप फर्स्ट, इसके लिए इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि रेगुलेशन, क्या इंसुलिन रेगुलेशन में दिक्कत हो जाती है पैनक्रियाज में, उसकी वजह से प्रॉपर बन नहीं पाता है इंसुलिन, इसके लिए आईडीडीएम में इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के। नॉन इंडिपेंडेंट में तो टाइप सेकंड में तो अपन लाइफ स्टाइल चेंज करके भी कम कर सकते हैं, टेबलेट से भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? आयोडीन की मात्रा पूछिए तो 100 से 150 माइक्रोग्राम, क्या 100 से 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जा सकती है? तो HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन आती है, क्या HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। तो ये कंप्लीटली डिस्कशन अपने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा पेपर का लेवल, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी हम आगे क्लास लेने वाले हैं उसमें एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन से जो रिलेटेड है उनका कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं, एक एक पॉइंट के